हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 1 नवंबर 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज आज द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आई है, उन सभी को आज हम डिटेल में एनालाइज करेंगे आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज का जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो। ओके, आगे बात करते हैं। सिर्फ 209 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में। तो इफ यू आर नॉट येट टेकिंग योर ड्रीम सीरियसली, प्लीज टेक इट सीरियसली। ओके, क्योंकि 209 दिन कैसे निकल जाएंगे यू वोंट इवन नो। ओके, आगे बात कर रहे हैं टुडेस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। पिंच ऑफ पॉजिटिविटी में हम कुछ पॉजिटिव नोट आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखो, हम यूजुअली स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जो पास्ट में ड्वेल करते हैं, काफी ज्यादा ये सोचते हैं कि ये हो गया मेरे साथ, ये फेलियर हो गया, ये हो गया। ये सब छोड़ दो, ठीक है, कि पास्ट में जो भी हुआ है उन सबको भूल जाओ। कितने फेलियर्स आपने फेस किए उन सबको भूल जाओ। कितने सक्सेसफुल आप रहे हो, कितने टॉपर आप रहे हो, ये सब भूल जाओ। बिकॉज यूपीएससी इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट गेम। ठीक है, ये एग्जाम आपके हार्डवर्क से ज्यादा आपके पेशेंस, आपके स्मार्ट वर्क का है। तो एक्सेप्ट योर पास्ट, जो भी पास्ट है उसको एक्सेप्ट करो विदाउट एनी रिग्रेट। हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। तो आप अपने प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को कॉन्फिडेंस के साथ डील करो और आने वाले फ्यूचर को बिना फियर के उसको इमेजिन करो। ये मत सोचो कि कल को क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये सब आपका सोचने का काम नहीं है। गीता में लिखा है ना, निष्काम कर्म। ठीक है, कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आगे बात करते हैं, आज के पहले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, सस्पेंशन ब्रिजेस। तो देखो, ये सस्पेंशन ब्रिजेस कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सस्पेंशन ब्रिजेस बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। और आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कल के बारे में, कल का एक न्यूज थी कि मोरबी में, मोरबी एक जगह है गुजरात में जहां पे एक सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है। जीएस पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से। ओके, तो ये सस्पेंशन ब्रिजेस होते क्या हैं ये समझाया गया है इंडियन एक्सप्रेस में। अब देख रहे हो आप, ये इस तरह का सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं, यानी कि एक साइड पे यहाँ पे और एक साइड पे यहाँ पे, ये दो ऐसे पोर्शन है जिसके ऊपर पूरा ब्रिज सस्पेंडेड रहता है। ये बीच में रोड आप देख रहे हो, ये रोड रहता है और इसके अलावा दो बड़े टावर्स होते हैं। और ये जो पूरा रोड टंगा हुआ है, ये सस्पेंडेड है, टंगा हुआ है इन सस्पेंशन कॉर्ड्स के थ्रू। ठीक है, नीचे हो सकता है रोड हो, नीचे हो सकता है पानी हो, कुछ भी हो सकता है, खाई हो। ठीक है, तो ये सस्पेंडेड ब्रिज इस तरह के होते हैं। थोड़ा डिटेल में इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या क्या टाइप्स ऑफ ब्रिजेस होते हैं, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमको सिविल इंजीनियर नहीं बनना है। तो देखो, एक है आर्क ब्रिज, ये इस तरह का होता है। फिर दूसरा है ट्रस ब्रिज, ठीक है, ये इस तरह का। फिर टाइड आर्क ब्रिज, यहाँ पे देखना, एक एक चीज ध्यान से देखना, ये टाइड आर्क ब्रिज है, यहाँ पे देखो ऊपर ऐसा, और फिर यहाँ पे सस्पेंडेड है। फिर ये कैंटिलीवर ब्रिज है। इसके अलावा ये है सस्पेंशन ब्रिज जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। बीम ब्रिज ये है, और केबल स्टेड ब्रिज ये है। तो यूजुअली आप देखते हो कि यूजुअली आपको कैंटिलीवर ब्रिज और बीम ब्रिजेस ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा कॉन्क्रीटनेस जो है वो इनमें रहती है। अभी जो मोरबी में ब्रिज गिरा है वो सस्पेंडेड ब्रिज था। तो ब्रिज कैसा होता है ये सस्पेंडेड ब्रिज, उसके पहले कुछ फोर्सेस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे इस आर्टिकल में फोर्सेस का भी नाम लिया गया है। तो एक होती कंप्रेशन फोर्स, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दोनों साइड से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और दोनों साइड से फोर्स इनवर्ड लग रहा है, दैट इज नोन एज कंप्रेशन फोर्स। ओके, इसके अलावा दूसरा है टेंशनल फोर्स, जिसमें दोनों साइड से खिंचाव महसूस कर रहा है बॉडी। ठीक है, तो दोनों साइड से फोर्स है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, फिर तीसरा है बेंडिंग। बेंडिंग ऐसे कि यहाँ से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ फोर्स लग रहा है और बीच में से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से बेंड कर रहा है। ठीक है, चौथा है टॉर्शन। टॉर्शन यानी कि आप उसको ट्विस्ट कर दो। ठीक है, तो ट्विस्टिंग वाला जो फोर्स है दैट इज टॉर्शन। एंड शेयरिंग वाला, कि एक साइड से इधर और एक साइड से इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज टॉर्शन। तो ये अलग अलग फोर्सेस हैं जो काम करते हैं किसी भी ब्रिज के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर। ओके, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि प्रीलिम्स में कहीं आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखो बेसिकली ये जो सस्पेंशन ब्रिज है कैसे होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, जरा यहाँ पे ध्यान दो। ये जो है, ये है एंकरेज। ठीक है, एंकरेज बोल सकते हो। ठीक है, इसको कंक्रीट एंकर्स होते हैं ये। ठीक है, जिसके बेसिस पूरा पुल जो है, पूरा ब्रिज जो है वो रहता है, स्टेबल रहता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये है हमारा मेन ब्रिज जिसको हम डेक कहते हैं। ठीक है, जो रोड है ना उसको डेक कहते हैं। उसके पहले यहाँ पे दो टावर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे कंप्रेशन, टेंशन जैसे फोर्सेस काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हो ये वायर,
ठीक है, ये हमारे सस्पेंडर केबल्स हैं जिसके ऊपर सारा फोर्स लगता है। और ये वाले जो वायर्स हैं ये है हमारे वर्टिकल केबल्स, ओके, वर्टिकल सस्पेंडर्स हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ ऐसा सीन होता है कि जब आपका जो पूरा फोर्स है, पूरा फोर्स, जैसे आप झूला झूलते हो ना, झूला कैसे झूलते हो, ये आपका स्विंग है, ठीक है, इसके ऊपर आप बैठते हो और ऐसे झूलते हो। उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा लोड आता है वो इस वर्टिकल सस्पेंडर के ऊपर आता है। तो वैसे ही जो सबसे ज्यादा लोड आएगा ये वर्टिकल सस्पेंडर के ऊपर आएगा। उसके बाद ये वर्टिकल सस्पेंडर किसके ऊपर टिका हुआ है, इस फोर्स के ऊपर टिका हुआ है। तो वैसे ये सस्पेंडर केबल्स के ऊपर, सस्पेंशन केबल्स के ऊपर टिके हुए हैं। तो ये जो वर्टिकल सस्पेंडर्स के ऊपर फोर्स आया, जब आप उसके ऊपर चल रहे हो, लोग चल रहे हैं, या डेक का जो जो रोड का जो भार है, वो सारा जो फोर्स है वो इन वर्टिकल सस्पेंडर्स के ऊपर आ रहा है। वर्टिकल सस्पेंडर्स इसको ट्रांसफर कर रहे हैं सस्पेंशन केबल के ऊपर, और ये सस्पेंशन केबल इसको ट्रांसफर कर रही है टावर्स के ऊपर, टावर्स इसको ट्रांसफर कर रही है एंकरेज के ऊपर। तो इस तरह से ये काम करता है कि ये देखो यहाँ पे ये जो वर्टिकल केबल है इनके ऊपर सबसे ज्यादा लोड आ रहा है अभी, टेंशन कंप्रेशन जो भी, ओके। और उसके बाद ये सस्पेंशन केबल्स के ऊपर जा रहा है, सस्पेंशन केबल से टावर के ऊपर जा रहा है, टावर से फिर ये एंकर्स के ऊपर जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये ब्रिज जो होता है इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि एक एक जो फोर्स है वो ट्रांसफर होता रहे और ये फोर्स अल्टीमेटली ग्राउंड पे ही आ जाए। ओके, ये ग्राउंड पे ही आ जाए। अब देखो ये जो मोरबी में जो ब्रिज है इसका नाम मयूर ब्रिज था, ठीक है। तो ये गुजरात में ये हादसा हुआ है कि ये ब्रिज जो है पूरा लटक आया, लोग गिर गए। अब इसमें आप देखोगे एक चीज जो हुई ये बताऊंगी मैं, लेकिन एक बार उससे पहले ये देख लो, ये जो डिजाइन होती है ये इंश्योर करती है, सस्पेंशन ब्रिज की जो डिजाइन होती है वो ऐसा इंश्योर करती है कि जो भी सस्पेंडेड केबल्स है उनसे जो लोड है, जो भार है, जो फोर्स है वो ट्रांसफर हो जाए टावर्स की तरफ और अल्टीमेटली एंकरेज केबल्स की तरफ ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि टोटल जो फोर्स लग रहा है वो ग्राउंड पे लगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, बैलेंसिंग होती है। अब इस बैलेंसिंग के लिए भी एक वेट दिया जाता है कि भाई इतना परमिसेबल वेट है जो इस रोड पे आ सकता है, इस पुल पे आ सकता है, इस ब्रिज पे। यानी कि जो सस्पेंडेड केबल्स हैं जो फोर्स ट्रांसफर कर रही हैं, इनकी भी एक कैपेबिलिटी है कि इससे ज्यादा फोर्स ये ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी, तो इनका भी एक परमिसेबल वेट है, ठीक है। जो कि कुछ लोगों का, जैसे इस केस में जैसे मोरबी वाला जो ब्रिज था उस पर कहा जा रहा है कि मैक्सिमम 100 लोगों की परमिसिबल कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, लेकिन इस पे 400 लोग आ गए। तो 400 लोग आ गए तो ये फोर्स ट्रांसफर प्रॉपरली हो नहीं पाया, तो ब्रिज गिरना ही था, ऐसे नहीं तो वैसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये भी देखा गया कि ये जो ब्रिज था ये 19 सेंचुरी का ब्रिज था, जिसको कई बार रेनोवेट किया गया है। अभी बोला जा रहा था कि अभी अभी रेनोवेट होके आया है, लेकिन एक्चुअल में रिपोर्ट्स आई कि दो तीन चीजों में खामियां पाई गई। पहली चीज, रेनोवेशन हुआ ही नहीं है, रेनोवेशन कुछ नहीं हुआ है, बस फ्लोरिंग बदल दी गई है पुल की और आसपास दो बड़े गेट लगा दिए गए, दैट्स इट। दूसरी चीज ये कि इस पे 100 लोगों की कैपेबिलिटी थी, लेकिन 400 लोग आके खड़े हो गए, कैसे? क्योंकि जो टिकट बांट रहे थे लोग, जो टिकट मैनेजमेंट वाले लोग थे, उनको पता ही नहीं था, उनको बस ये लिखा गया था, कहा गया था कि भीड़ नहीं होने देना है, लेकिन भीड़ का क्या पैरामीटर है नहीं बताया गया, ठीक है। तीसरी चीज ये कि यहाँ पे फिटनेस टेस्टिंग भी नहीं हुई, डायरेक्टली बिना फिटनेस टेस्टिंग किए ब्रिज की लोगों को उस पे जाने दिया गया, ओपन कर दिया गया, प्रॉपर कैंपेनिंग की गई कि भाई ये ब्रिज खुल रहा है संडे से, आप लोग आइए और इस पे आके आप अपने फोटोज वगैरह जो खींचना है खींच सकते हैं, ठीक है। तो एकदम 400 लोग आ गए। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ लोग जो थे जानबूझ के पुल को हिला रहे थे, बट अल्टीमेटली देखो अगर 2 4 11 12 लोग भी ऐसे होते ना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 400 लोग थे, तो वो जो पुल है ऑटोमेटिकली गिरना ही था। दूसरी बात ये कि जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं उनका कहना ये है कि थोड़ा अजीब तरीके से ये पुल गिरा है। अजीब तरीके से इसलिए क्योंकि अगर गिरना होता तो सस्पेंशन केबल्स के यहाँ से गिरता, क्योंकि मेन लोड तो इनके ऊपर है ना, टावर्स के कारण गिरता। लेकिन देखा ये गया कि सस्पेंशन केबल्स बिल्कुल सही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये गिरा हुआ पुल है, गिरा हुआ पुल का फोटो है, तो सस्पेंशन केबल्स अपनी जगह पे स्टिक्ट है, ठीक है, उनको कोई इशू नहीं हुआ है। टावर्स अपनी जगह पे एकदम स्थिर है, कुछ नहीं हुआ है। एंकरेज जो है अपनी जगह पे स्थिर है, कुछ नहीं हुआ है। इशू क्या हुआ है कि जैसे ये हमारा रोड है, ठीक है, ये रोड है और रोड को यहाँ पे वर्टिकल सस्पेंडर से लगाया गया है और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सस्पेंशन केबल है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ये वाले जॉइंट्स है ना, ये कोरोडेड थे, ठीक है, यानी कि इसकी कोई मरम्मत की ही नहीं गई थी, और यहाँ से ये जो जॉइंट्स थे ये टूटे हैं, और इसके कारण ये रोड का रोड जो डेक था, वो रोड का रोड नीचे गिर गया।
ओके तो यहाँ पे कोरोजन था, इरोजन था और ये कभी ठीक ही नहीं हुआ था। ऐसा भी कहना है एक्सपर्ट्स का कि अगर जॉइंट टूटता इन सभी रीजन से कि जो लोग हिला रहे थे वो वेट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई, अगर ऐसा होता तो एक दो जो स्ट्रिंग्स है वो टूटती ना, सारा एक साथ थोड़ी टूटता। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स तो टूटी ही नहीं, वर्टिकल केबल्स तो टूटी नहीं, टूटा तो ये जॉइंट्स, ठीक है। तो डेक की तरफ से ये जो जॉइंट थे ये कोरोड हो चुके थे और इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई थी, ये अभी तक समझ में आ रहा है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि और कौन कौन से फेमस सस्पेंशन ब्रिजेस हैं। तो देखो पहला तो है गोल्डन गेट ब्रिज और एक और ब्रुकलिन ब्रिज, ठीक है। ब्रुकलिन ब्रिज बहुत फेमस है, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, ठीक है। तो ब्रुकलिन ब्रिज और गोल्डन गेट ब्रिज ये दो फेमस सस्पेंशन ब्रिज हैं वर्ल्ड के। और इसके अलावा इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है, इसका नाम है डोबरा चंटी सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। ये 725 मीटर्स का है और ये तहरी लेक के ऊपर बना हुआ है, अभी अभी नवंबर 2020 में बना है, ठीक है। इसके अलावा और जो जो ब्रिजेस है मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये मेजर मेजर मोटी मोटी बात थी अबाउट सस्पेंशन ब्रिज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरबीआई टू किक स्टार्ट ई रूपी पायलट इन G6 टुडे। तो बेसिकली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ई रूपी क्या है, ई रूपी बेसिकली, ई रूपी का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। आपको याद होगा आरबीआई बार बार ये बोल रही थी कि हर कोई वर्चुअल करेंसी ला रहा है, हम भी लाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही आरबीआई अपनी एक डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है ई रूपी के फॉर्म में, और अभी इसको होलसेल पर्पस के लिए चालू किया जा रहा है और G6 में इसको यूज किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू। क्या क्या इसका पूरा मुद्दा है समझाती हूँ मैं एक एक करके। देखो ये आरबीआई जो है, आरबीआई बोलते हैं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है इनकी, वो एक डिजिटल फॉर्म की करेंसी होगी। बेसिकली करेंसी नोट्स का एक डिजिटल फॉर्म होगा जो सेंट्रल बैंक ही इशू करेगा। साथ में ये सॉवरेन होंगे, ये जो करेंसी होगी ई रूपी एक सॉवरेन होगी, इंडिपेंडेंट करेंसी होगी, सेंट्रल बैंक द्वारा बैक्ड करेंसी होगी और ये कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी में भी काम की जाएगी, लाइक इसको काम में लाया जाएगा। दूसरी चीज, ये लीगल टेंडर की तरह यूज हो सकेगी, एक बार लागू हो जाएगी ना, जैसे रिटेल पर्पसेस के लिए जब ये डिजिटल करेंसी लागू कर दी जाएगी, इश्यू कर दी जाएगी, तो इसको लीगल टेंडर की तरह यूज कर सकते हो। लीगल टेंडर मतलब मेरे पास कोई ई रूपी है, ठीक है, आपके पास है, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक बार ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो गई तो ये सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, इसको लीगल टेंडर की तरह यूज किया जा पाएगा, सिटीजन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, एंटरप्राइजेस के द्वारा, सभी के द्वारा। ओके, तो जैसे आप बैंक नोट्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हो ना, वैसे ही इसको भी कर पाओगे। इसके अलावा टाइप्स क्या है सीबीडीसी के, तो दो टाइप्स है मेनली, एक है रिटेल पर्पस के लिए जनरल पर्पस जो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरा है होलसेल, दूसरा है होलसेल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पर्पस है, रिटेल और होलसेल। रिटेल जो आम जनता है, होलसेल पर्पस जो है कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए, कुछ स्पेसिफिक बैंक्स, कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें दो तरह की सीबीडीसी या दो तरह की डिजिटल बैंक करेंसी होती है। क्या नाम है इसका, एक है टोकन बेस्ड करेंसी और एक है अकाउंट बेस्ड करेंसी। एक अकाउंट बेस्ड सिस्टम होगा ई रूपी का, एक टोकन बेस्ड सिस्टम। टोकन बेस्ड सिस्टम क्या होगा, बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे कि बैंक नोट्स होते हैं ना, मेरे पास अगर 10 रुपए का नोट है मतलब मुझे 10 रुपए की वैल्यू मिलेगी, अगर मेरे पास 20 रुपए का नोट है मुझे 20 रुपए की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो मेरे पास नोट है वो मेरे लिए क्या है, एक टोकन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया ये टोकन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पर्सन के पास वो टोकन रहेगा ना, उसको अपनी ओनरशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी कि भाई देखो ये जो टोकन है मुझसे बिलोंग करता है, इसीलिए इतनी वैल्यू मुझे मिलेगी। तो ये जो मोड यूज होने वाला है ये रिटेल मोड में होने वाला है, यानी कि जो हम और आप एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे जब हम ई रूपी का, तो उसमें हम इस तरह के टोकन बियरर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं। ओके, तो फिजिकल कैश जैसे हम होता है ना, वैसे ही कुछ आप समझ लो, ठीक है, डिजिटल करेंसी होगी। दूसरा है अकाउंट बेस्ड सिस्टम, इसको यूज करने वाले हैं फॉर द होलसेल सिस्टम, ठीक है। तो ई रूपी का जो होलसेल सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे दो बड़ी बैंक्स हो गई, दो बड़ी बैंक्स को आपस में ट्रांजैक्शन करना है, तो ये इस तरह के अकाउंट बेस्ड सिस्टम का यूज करेंगी। यानी कि यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड रखे जाएंगे, बैलेंस होगा, ये सब कुछ अकाउंट टू अकाउंट हैंडल होगा। अब समझ रहे हो ना, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक हैं जिनको 10-20 रुपए एक्सचेंज नहीं करने, इनको करोड़ों में अमाउंट एक्सचेंज करने, तो ये अकाउंट बेस्ड सिस्टम पे करेंगे और हम लोग आपस में करेंगे तो टोकन बेस्ड सिस्टम में करेंगे। ओके, अच्छा, आगे बात करते हैं। तो देखो ये बेसिकली मैंने आपको ये सिस्टम तो बताया, लेकिन इसके अलावा दो चीजें और समझ लो। इशुएंस का मॉडल कैसा रहेगा, एक रहेगा डायरेक्ट मॉडल।
डायरेक्ट मॉडल यानी कि जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहेगा कुछ एस्पेक्ट्स के लिए डिजिटल रुपी के, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स के लिए डिजिटल रुपी के, जैसे कि उसको इशू करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना, अकाउंट कीपिंग करना, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करना, ये एक डायरेक्ट मॉडल हुआ। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट मॉडल है जिसमें आरबीआई ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, कुछ इंटरमीडियरीज अपने अंदर रख दी, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। इन इंटरमीडियरीज को बोला कि भाई जैसे इतने सारे लोग जब रिटेल पर्पस के लिए इसको ओपन किया जाएगा डिजिटल बैंक करेंसी को, तो इतने सारे लोग इसमें ट्रांजैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आरबीआई ये बोलेगा कि मैं अकेले इतने सारे लोगों का वेरीफाई तो नहीं कर पाऊंगा ना ट्रांजैक्शन। तो क्या करेगा आरबीआई, अपने जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनको इंटरमीडियरी बना देगा और बोलेगा कि आप इनके जो ट्रांजैक्शन है उसको वेरीफाई करो। तो इनडायरेक्ट मॉडल में क्या होगा, सेंट्रल बैंक और जो साथ में इंटरमीडियरीज हैं वो यहाँ पे अपना अपना रिस्पेक्टिव रोल निभाएंगे। सेंट्रल बैंक का काम होगा बस सीबीडीसी यानी कि डिजिटल करेंसी को इशू करना, जैसे अभी बैंक नोट्स इशू करती है, और कंज्यूमर्स को इनडायरेक्टली पहुंचाना वाया वाया इंटरमीडियरी, और जो वेरिफिकेशन वगैरह वाले काम है वो इंटरमीडियरी संभालेगा। तो जब रिटेल में यानी कि हम और आप इसको एक्सचेंज कर पाएंगे इस ई रूपी को, तब कौन सा मॉडल फॉलो होगा, इनडायरेक्ट मॉडल फॉलो होगा, टोकन बेस्ड हमारा मॉडल फॉलो होगा। और अभी जो हुआ है, अभी पहला पायलट फेज में देखा गया है एक बार एक्सपेरिमेंट करके, कि पहले हम इसको होलसेल फेज के लिए ओपन करते हैं, होलसेल यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में इसको एक्सचेंज करेंगे ई रूपी को, और उसके लिए अकाउंट बेस्ड सिस्टम यूज किया जा रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे डायरेक्ट मॉडल यूज किया जा रहा है। ओके, अच्छा इसके अलावा कुछ और चीजें अभी जो है वो G6 में यहाँ पे होने वाली है एक्सचेंजिंग, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके बीच में जो ये डिजिटल करेंसी यूज हो रही है ना, ये होने वाली है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करने के लिए। बाकी अकाउंट बेस्ड सिस्टम और जो ये इशुएंस का मॉडल है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। अभी 9 बैंक्स होंगी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है। 9 बैंक्स कौन कौन सी है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचएसबीसी, ठीक है। ये कुछ होंगी होलसेल सेगमेंट में जो डील करेंगे अभी ई रूपी में। तो इसको ई रूपी होलसेल सेगमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, ई रूपी होलसेल, ठीक है। इस ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। ये कहा जा रहा है कि आने वाले नवंबर दिसंबर से हो सकता है कि ई रूपी रिटेल भी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये भी अभी आने वाले एक महीने में हो सकता है, और ये टोकन बेस्ड होगा, इनडायरेक्ट मॉडल पे बेस्ड होगा। ओके, इनडायरेक्ट मॉडल ऑफ इशुएंस पे। ओके, अच्छा इसको याद रखना, ये ई रूपी जो है ये ई रूपी है। ओके, और एक और आया है ई रूपी, ये वाला ई रूपी, ये ई रूपी अलग है, ये ई रूपी अलग है। ये ई रूपी जो है ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ओके, ये करेंसी है, ये जो है ई रूपी ये टोकन है। बेसिकली टोकन कैसा है, ये एक वाउचर, आपको एक तरह से वाउचर आप समझ सकते हो। ये कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट का, और एक तरह से वाउचर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, एनपीसीआई का ये वाउचर है, ठीक है। और ये जो ई रूपी है, ये वाला ई रूपी, ये आरबीआई का है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई इसको इशू करेगी। ये एनपीसीआई का है ये वाला ई रूपी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि मान लो कोई यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी साइड से इस पर्टिकुलर पर्सन एक्स के नाम पे एक वाउचर लागू करेगी। ये वाउचर जो होगा ये यहाँ पे सो दैट जो ट्रांसपेरेंसी वो बनी रहे, ठीक है, लाइक लीकेज ना हो, तो गवर्नमेंट इस एक्स के नाम पे एक वाउचर लागू करेगी। ये वाउचर जो है वो एक्स के पास जाएगा, ठीक है, ओटीपी वगैरह के फॉर्म में। बैंक को ये ओटीपी दिया जाएगा, ये वाउचर अप्रूव होगा, और अल्टीमेटली ये जो एक्स पर्सन है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से वाउचर के फॉर्म में यहाँ पे ये काम होगा। सर्विस प्रोवाइडर्स जो है इस तरह से फिजिकल इंटरफेस के बिना वाउचर के थ्रू अब काम करेंगे। ये है ई रूपी, और ये जो है ये पेमेंट सॉल्यूशन है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, लेकिन ये ई रूपी जो है ना ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। दोनों अलग अलग चीजें, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पुट्स एन एंड टू टू फिंगर टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर्स। वेरी वेरी सेंसिटिव इशू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू। इसको आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो कि जुडिशरी ने क्या डिसीजन दिया, और जीएस पेपर 1 का जो हमारा विमेन वाला टॉपिक है उससे इसको स्पेशली कनेक्ट कर सकते हो। क्यों ऐसा, देखो भाई ऐसा अभी क्या होता है ना, अभी आप सुनोगे बातें तो आपको एकदम झटका लगेगा। जो रेप सर्वाइवर है, जो ऐसे मान लो कोई पर्सन है, ये एक्स, ये विक्टिम है, रेप सर्वाइवर है, ठीक है। इसके साथ, इस एक्स के साथ रेप हुआ है। नाउ इसने अलेज किया कि भाई मेरे साथ रेप हुआ है, इन्होंने क्लेम किया जाके। तो अब क्या हुआ कि ये जो पर्सन है इसका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में ये चेक करने के लिए इसकी इस पर्सन के साथ एक्चुअल में रेप हुआ है कि नहीं, एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता था जिसको टू फिंगर टेस्ट या फिर वर्जिनिटी टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है वो टू फिंगर्स के थ्रू ये चेक करता है कि जो भी जो फीमेल ये अलेज कर रही है कि उनके साथ रेप हुआ है,
वो जो फीमेल है वो कितनी सेक्सुअली एक्टिव है, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव पाई जाती है तो यहाँ पे ये कंक्लूड कर दिया जाता था कि ये तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव है, तो सब कुछ जो भी हुआ होगा इनके कंसेंट से हुआ होगा, तो इसीलिए कोई रेप नहीं हुआ है। और अगर ये पाया जाता है कि नहीं, दिस पर्सन वॉज नॉट वेरी मच सेक्सुअली एक्टिव, तो ये पाया जाता है कि भाई हाँ, इसके साथ रेप हुआ होगा। तो समझ रहे हो किस तरह की मेंटालिटी की ये टेस्ट थी। तो पहले एक बार टेस्ट के बारे में जान लो। टू फिंगर टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय अ डॉक्टर of medical professional who inserts two fingers into the vaginal canal of the rape survivor to check the laxity of her muscles and determine if she has been sexually active। तो बेसिकली एक मेडिकल प्रोफेशनल ये चेक कर रहा है अपनी दो फिंगर्स इंसर्ट करके कि भाई ये जो पर्सन है कि ये सेक्सुअली एक्टिव है। अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो सब कुछ तो इसके कंसेंट से ही हुआ होगा, ये मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। अरे भाई जो सामने वाला पर्सन है वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी जो भी अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें वो जो भी करे, लेकिन इफ शी हैज सेड नो इट मीन्स नो। तो आपको ये समझना चाहिए, शी इज क्लेमिंग इट, हाउ कैन यू पुट वर्जिनिटी टेस्ट इनटू दिस होल सिनेरियो, ओके। तो ये टू फिंगर टेस्ट और वर्जिनिटी टेस्ट जो है ये कैरी आउट की जाती है इस मिसकंसेप्शन पे कि अगर कोई सर्वाइवर जो है, जो जो ये बोल रहा है कि हम रेप सर्वाइवर हैं, अगर उसका बार बार वेजाइनल इंटरकोर्स हुआ है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो सेक्सुअल असॉल्ट का वो बोल रही है ना, वो लड़की जो बोल रही है वो कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, एवरीथिंग हैज हैपेंड विद हर कंसेंट, ये मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये टू फिंगर टेस्ट ये बार बार कहा गया है कि दिस इज अनसाइंटिफिक एंड रिग्रेसिव प्रोसीजर। बहुत ही पिछड़े जमाने को, बहुत ही पिछड़ी सोसाइटी को ये दिखाता है, बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट को ये दिखाता है, ओके। और ये जो है ये इन्वॉल्व, जो आप ये इन्वॉल्व कर रहे हो ना ये टू फिंगर टेस्ट किसी पर्सन की वर्जिनिटी चेक करने के लिए, दिस इज नॉट एट ऑल राइट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी, ओके। तो यहाँ पे ये जो पेट्रियार्कल अजम्पशन ले ली जाती है कि इफ अ वुमन हैज बीन सेक्सुअली एक्टिव इन हर लाइफ इट मींस दैट शी इज गिवन कंसेंट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ओके। तो ये मान लिया जाता है, ये अजम्पशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो टू फिंगर टेस्ट है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, और यहाँ पे ये टू फिंगर टेस्ट अब से नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि दिस टू फिंगर वेजाइनल टेस्ट ऑन रेप सर्वाइवर्स इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कंप्लीटली रॉन्ग, एंड दिस वुड नॉट बी हैपनिंग अहेड, ओके। तो ये जो टेस्ट है इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये कुछ प्रूव नहीं करता, ये कोई भी किसी भी तरह के एलिगेशन को कम या ज्यादा नहीं कर सकता है। और यहाँ पे इससे कहीं ये प्रूव नहीं होता कि पर्सन के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ये प्रूव नहीं हो पाता। तो ये जो है ये गलत है। और इसको ये भी कहा गया है कि कोर्ट ने ये भी बोला था कि 2013 में इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस करे थे, और एविडेंस ऑफ विक्टिम्स कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शेल नॉट बी रेलेवेंट टू द इश्यू ऑफ कंसेंट। तो यहाँ पे ये क्लियरली बताया गया है कि जो पर्सन है उनका पर्सनल लाइफ में क्या है, उनके कैरेक्टर को आप जज करो और उससे आप ये पता लगाओ कि शी हैज बीन रेप्ड और नॉट, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल अनसाइंटिफिक तरीका है। आपने वो मूवी भी देखी होगी पिंक, वो पूरा इसी तरह के कंसेप्ट को उठाता है आगे, ओके। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इश्यू है डिसेंट्रलाइज मनरेगा फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन सेज गवर्नमेंट स्टडी। तो बेसिकली ये मनरेगा के ऊपर पूरा आर्टिकल है, पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम से, ओके। द हिंदू का आर्टिकल है। बेसिकली गवर्नमेंट की एक स्टडी आई है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्टडी आई है। कहती है ये स्टडी कि मनरेगा जो है, मनरेगा स्कीम जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है इंडिया की, ये स्कीम को हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, यानी कि इसकी कुछ पावर्स को एकदम से हमको डिसेंट्रलाइज करके ग्राउंड लेवल पे देना चाहिए। पहले मनरेगा क्या है उसकी बात करते हैं। मनरेगा देखो क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, 2005 में ये एक्ट आया था। बेसिकली इस एक्ट के लाने का मुद्दा ये था, एम ये था कि उस टाइम पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत हो रहा था, क्योंकि लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी रूरल एरियाज में, ठीक है, काम नहीं मिल रहा था रूरल एरियाज में। तो क्या किया गया, मनरेगा एक्ट लाया गया। इस एक्ट में बोला गया कि गवर्नमेंट जो है उसको कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, पॉन्ड्स बनाने होते हैं, टॉयलेट्स बनाने होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बनाने होते हैं, तो जो अनस्किल्ड वर्क है बहुत सारा करना होता है। तो रूरल एरियाज में ये अनस्किल्ड वर्क गवर्नमेंट करवाएगी और इसके लिए एम्प्लॉय करेगी वहां की रूरल जनता को, ठीक है। रूरल लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा, उनको प्रॉपर अलाउंस वेजेस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी स्कीम थी मनरेगा स्कीम। इसमें बोला गया कि हर उस पर्सन को जो रूरल एरिया में रह रहा है, रूरल हाउस होल्ड में, सारे रूरल हाउस होल्ड का एक कोई पर्सन को हम 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे साल में एक बार, ठीक है। और इसमें डिमांड के बेसिस पे है कि ये कितना डिमांड है उस एरिया की, उस हिसाब से वहां पे वर्क दिया जाता था। किसी भी पूरे एरिया के, रूरल एरिया के हर हाउस होल्ड के एक पर्सन को साल में एक बार काम मिलेगा 100 दिनों के लिए। यहाँ पे राइट टू वर्क इंश्योर करना एम था, और यहाँ पे जॉब कार्ड वगैरह दिए गए।
ये कहा गया कि यहाँ पे ग्राम पंचायत इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाएगी, और अगर फेल हो जाते, जैसे मान लो किसी ने अप्लाई किया, ठीक है, कि आप हमको ये है जो है मनरेगा के अंदर हमको अप्लाई करना है, मान लो इसने अप्लाई किया, अगर हो जाता है तो इसको रख लिया जाता है इसको डेली वेजेस पे, अगर नहीं होता है 15 दिन तक भी इसका कोई जवाब नहीं आता है, तो इस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये 15 दिन के बाद इस पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी काम मिलेगा वो आपको अपने घर के 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा, ठीक है। इसके साथ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि अगर आपको मनरेगा में काम करना है तो पहली चीज कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, और आपको दूसरा 18 ईयर्स से ज्यादा एज का होना पड़ेगा। तीसरा, आपका घर जो है वो लोकल, उस एरिया में लोकल हाउस होल्ड होना चाहिए, रूरल एरिया से आप बिलोंग करने चाहिए हो, और ये अनस्किल्ड लेबर के लिए आप तैयार हो। इसके अलावा कुछ और फैक्ट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही है जो मॉनिटर करती है इस पूरी स्कीम को। 15 दिन में आपको वो जो एप्लीकेंट है उसको रखना है, अगर नहीं रख पा रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना है। ओके, इसके अलावा सोशल ऑडिटिंग होगी मनरेगा की। सोशल ऑडिटिंग में ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। ग्राम सभा जो है ये प्रिंसिपल फोरम होगी जिससे वेज सीकर्स जो है अपनी वॉइस रख पाएंगे, यानी कि ग्राम सभा जो है वो सब इकट्ठी होगी और बताएगी कि देखो भाई ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो अपनी वॉइस रखने के लिए ग्राम सभा की आप मदद ले सकते हो। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा यहाँ पे मनरेगा में क्या क्या बनाया जाएगा उन सब की प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह बनाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कहा है कि हमें इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। अभी क्या है, सेंटर ने या स्टेट ने अपने हाथ में सारी पावर ले रखी है, जितने भी फंड हैं सारे मैनेज सेंटर या स्टेट करती है, तो इसको हमको डिसेंट्रलाइज करना है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा को इनको करने देना हमको चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे भी बहुत डिले होता है वेजेस वगैरह में भी, तो वो डिले भी ना हो इसके लिए भी ये डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। तीसरी चीज कि जो काम हम दे रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत अंतर्गत वो हमको नहीं पता कि वहां के लोकल इश्यूज क्या हैं, तो लोकल इश्यूज वहीं के लोगों को पता है, इसीलिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत को ये हमको डेलीगेट कर देनी चाहिए, पावर्स जो है ये डेलीगेट कर देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बोली गई है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूरी बात की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, सोशल मीडिया कैन wield देयर algorithm पावर टू रेड फ्लैग फेक न्यूज। तो बेसिकली देखो ये फेक न्यूज के बारे में ये पूरा आर्टिकल है, तो ये आप हमारी सोसाइटी वाले टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, जीएस पेपर 1 के। तो देखो हुआ कुछ ऐसा है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने किसी एक पूरा यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, वहां पे इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले इलेक्शन जो है बहुत कुछ सोशल मीडिया पे डिपेंड करेंगे, और सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल मीडियम। ये जो मीडियम है ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है इलेक्शन को इन अ पॉजिटिव एंड इन अ नेगेटिव वे। अब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेक न्यूज वगैरह भी फैलती है हर बार इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हो गए, इनको यहाँ पे अपने एल्गोरिथम को यूज करके फेक न्यूज को चेक आउट करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि ये फेक न्यूज ना फैले, ये कहा है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो बेसिकली फेक न्यूज के मुद्दे को उठाया है इन्होंने। फेक न्यूज का मुद्दा उठाया तो फेक न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फेक न्यूज या हुआक्स होता क्या है, फॉल्स प्रोपोगंडा होता है जो कि किसी ऑथेंटिक न्यूज को नहीं, ऑथेंटिक न्यूज को दबाने के लिए या फिर ऑथेंटिक न्यूज से भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ फॉल्स क्लेम्स की जाए, ठीक है, कुछ झूठी खबरें फैलाई जाए, रूमर्स फैलाए जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रीडर्स को मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये फॉल्स न्यूज फैलाई जाती है, ठीक है। ये प्रोपोगेट होती है किसी भी मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, किसी के थ्रू भी ये फैल सकती है, ठीक है। अब फेक न्यूज कई सारी चीजों से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि कमर्शियली ड्रिवन हो सकती है, सेंसेशनल कंटेंट बनाने के लिए आप कमर्शियली उसको प्रोपोगेट कर रहे हो, या फिर नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि नेशन में अपने हिसाब से ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, इस तरह से कुछ काम हो सकता है। जैसे कोविड हुआ था तो चाइना का मीडिया वगैरह बंद कर दिया गया, ठीक है, चाइना के लोगों को नहीं पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे साउथ नॉर्थ कोरिया में कुछ नहीं चलता, वहां के लोगों को पता ही नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी है, ठीक है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन वहां पे भी फैलाई जा रही है। हाईली पार्टीशन न्यूज साइट जो होती है, कुछ न्यूज पेपर्स और कुछ न्यूज साइट्स हैं जो काफी एक एक बायस्ड व्यू दिखाती है, तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन है। सोशल मीडिया पे आप देखते हो कई बार फेक न्यूज आती है, सटायर या पैरोडी के थ्रू भी लोग फेक न्यूज फैला देते हैं, ठीक है, जो पब्लिक फिगर ने कुछ बोल दिया अब वो सही न्यूज नहीं है, दैट इज ऑल्सो फेक न्यूज, ओके। तो यहाँ पे कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, लेकिन हमारे देश में अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के चेक्स एंड बैलेंस रखने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। रीजंस क्या होते हैं इस तरह के फेक न्यूज फैलने के,
पहला तो है कि जो मीडिया एथिक्स है वो इरोड हो रहे हैं। हर किसी को बस ये चाहिए कि हमारी न्यूज़ जो हो वो सेंसेशनल हो, हमारी न्यूज़ पे ज़्यादा व्यू काउंट हो, हमारी न्यूज़ लोग फॉलो करें। ये किसी को नहीं पड़ी कि भाई इस चक्कर में जर्नलिज्म की बैंड बज रही है, एथिक्स सारे खराब हो रहे हैं। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे अब जो क्रिएशन और प्रोपोगेशन है फेक न्यूज का वो काफी डिसेंट्रलाइज हो गया है सोशल मीडिया के आने से। क्योंकि क्या होता है, पहले अगर कोई न्यूज चैनल कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो एक कोई अथॉरिटी है ना जिसको आप होल्ड कर सकते हो अकाउंटेबल। अगर सोशल मीडिया उसमें तो हर इंडिविजुअल फेक न्यूज फैला सकता है, तो ऐसे में तो वो काफी डिसेंट्रलाइज हो गया और इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तीसरी चीज यहाँ पे बहुत पोलराइजेशन भी हो रहा है सोसाइटी का, इनटॉलरेंस जैसी चीजें आ रही हैं, ठीक है। जो सोसाइटी में जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है दे आर कंप्लीटली बिकमिंग वेरी स्ट्रिंजेंट, और इसीलिए फेक न्यूज आराम से फैल पा रही है। लेजिस्लेशन भी यहाँ पे नहीं है, हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं फेक न्यूज से डील करने के लिए। और कंफर्मेशन बायस एक इशू है, यानी कि अगर मान लो मैंने कोई फेक न्यूज सुनी, ठीक है, तो मैं उस फेक न्यूज को बिना कंफर्म किए, बिना उसका सोर्स जाने दूसरे को भी बता दूंगी कि देखो भाई ऐसा हो गया, फिर वो तीसरे को बता देगा, तो इसके चक्कर में फेक न्यूज और फैलती है, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। ओके, नेक्स्ट इशू, Supreme Court tells center not to file new sedition cases, government re-examining provisions. तो बेसिकली दिस इशू रिलेट्स टू जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है हमारे पॉलिटी वाले सेक्शन से। ये देखो, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को कि सेडिशन को लेकर अभी आप किसी को भी यहाँ पे अरेस्ट नहीं करोगे, सेडिशन को लेकर कोई नए चार्जेस आप किसी पे नहीं लगाओगे जब तक हम इसको प्रॉपर जांच नहीं लेते। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हाँ ठीक है, अभी हम सेडिशन के ऊपर कोई नए प्रोसीडिंग्स नहीं करेंगे। तो सेडिशन की बात कर रहे हैं, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है। तो सेडिशन लॉ जो है हमारे देश में आईपीसी में सेक्शन 124A में मेंशन्ड है। दूसरी चीज ये डेफिनेशन जान लो, सेडिशन का मतलब ये है कि कोई भी अगर वर्ड से, स्पोकन या रिटन वर्ड से, साइन से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या किसी भी और तरीके से ये अटेम्प्ट करता है कि वो हाइट्रेड फैला सके, कंटेम्प्ट फैला सके या फिर डिसअफेक्शन फैला सके सोसाइटी में गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो यहाँ पे उसको हम बोलेंगे सेडिशन। यानी कि अगर मैं आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काऊं, अगर मैं गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काऊं, तो मैं सेडिशन के चार्जेस मुझ पे लग सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो पीनलाइज आप किसी को भी कर सकते हो इस बेसिस पे कि वो पर्सन आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंसाइट कर रहा है, डिसअफेक्शन फैला रहा है, ये सब। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो वर्ड्स हैं काफी वेग हैं, ठीक है। लाइक कि यहाँ पे डिसअफेक्शन फैलाना, हेट्रेड फैलाना, कंटेम्प्ट फैलाना, ये वर्ड्स बहुत ओपन टू रिप्रेजेंटेशन, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। ओके, तो इसका कोई फाइनल मीनिंग नहीं है, इसीलिए बार बार ये एलिगेशन लगते हैं कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, ठीक है। पनिशमेंट देखो, अगर सेडिशन के लिए किसी को चार्ज किया जाता है तो पनिशमेंट इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। और इसके साथ इम्प्रीजनमेंट 3 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द डीड यू हैव डन। ओके, अच्छा, इसको लेकर कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी आए हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1962 वाला, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर कोई सिटीजन एक्चुअल में ऐसा कुछ लिखता है, कहता है, जिसके कारण गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों में फीलिंग आए और यहाँ पे क्रिटिसिज्म वगैरह है, और यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हो रहा उसके चक्कर में, तो अगर कोई वायलेंस नहीं हो रहा तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। सिर्फ अगर उसने बात करी है, क्रिटिसाइज किया, अपना ओपिनियन रखा, उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। अगर उसके चक्कर में, उसकी बातों के चक्कर में दुनिया जो हमारी सोसाइटी है उसमें भड़काव पैदा हो जाता है, वायलेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसको सेडिशन माना जाएगा। फिर ऐसे ही 1982 का पल्लवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ठीक है। इन्होंने बोला कि स्लोगनरिंग जो है, स्लोगनरिंग या क्रिटिसाइज करना, इसको सेडिशन में नहीं माना जाएगा, नारे लगाना को सेडिशन में नहीं माना जाएगा। 1995 में बलवंत सिंह केस आया, इन्होंने बोला कि कुछ स्लोगन उठाना, ठीक है, जैसे कि खालिस्तान जिंदाबाद या कुछ ऐसी चीजें करना, ठीक है, जिससे कोई रिस्पॉन्स या कोई रिएक्शन जनरेट ही नहीं हो रहा, लोग साथ ही नहीं दे रहे ना, जो पर्सन ऐसे नारे लगा रहा है उल्टे सीधे उसका साथ ही नहीं दे रहे, तो ऐसी चीज को सेडिशन के अंदर नहीं रखा जाएगा। ओके, तो सेडिशन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट दिया है, केदारनाथ केस में, बलवंत सिंह केस में, इन सभी में। इसके अलावा सेडिशन के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सेडिशन बेसिकली कॉग्निसेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है सेक्शन 124A के अंतर्गत। इसको इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स ने रखा था 1870 में, ठीक है, जब आईपीसी लेकर आए थे। ब्रिटिश रूलर्स ने बेसिकली सेडिशन का लॉ रखा था जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सप्रेस करने के लिए, जैसे महात्मा गांधी को, बाल गंगाधर तिलक, सबको इसमें जेल में डाला गया है इस सेडिशन लॉ के चक्कर में, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे कन्विक्ट थे सेडिशन लॉ के, जिनको इम्प्रिजन किया गया था सेडिशन के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने। ओके, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, 1948 में सेडिशन को हटा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, वर्ड को हटा दिया गया। 1949 में सेडिशन जो था वो बिल्कुल पार्ट नहीं बचा कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन सेक्शन 124A जो था आईपीसी का पार्ट अभी भी था।
1951 में नेहरू जी जो है वो बोलते हैं कि राइट टू फ्रीडम आप सभी को दिया है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको दिया है, लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, और इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर फिर ये सेडिशन भी आ जाता है। ओके, 1974 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है जो बोलती है सेडिशन को हम यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस बना रहे हैं, यानी कि इसको आप जो पुलिस है आपको बिना वारंट के इसके लिए अरेस्ट कर सकती है। अभी देखो कुछ डाटा 2019 का जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है वो ये दिखाता है कि सेडिशन केसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 25% से बढ़े, अरेस्ट 41% से बढ़ा, लेकिन कन्विक्शन जो है, फाइनल प्रूव जो हुआ है वो सिर्फ 3% केसेस में हुआ है। यानी कि ऐसे एलिगेशन है और ऐसे फैक्ट्स ऐसा दिखा रहे हैं कि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है, इसके बारे में कंसर्न है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी यूज नहीं करेगी सेडिशन को जब तक हम यहाँ पे क्लियरेंस नहीं देते। ओके, आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड ये एडिटोरियल है, पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कोटा है क्या, तो देखो 2000 अभी 19 में ही एक नया अमेंडमेंट लाया गया, 103rd अमेंडमेंट, ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जिसमें बोला 10% रिजर्वेशन देंगे टू जनरल कैटेगरी। ओके, इसमें ये कहा गया कि जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको हम 10% रिजर्वेशन देंगे। आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 ऐड किया गया जिसमें बोला गया एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देंगे, पब्लिक प्राइवेट जो दोनों है उसमें रिजर्वेशन देंगे, और दूसरा आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में भी यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, गवर्नमेंट जॉब्स जो है, एम्प्लॉयमेंट है, उनमें भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। ओके, ना एडिटोरियल की बात करते हैं, तो एडिटोरियल बेसिकली ये बताता है कि रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन क्यों दिया गया था। रिजर्वेशन का मेन एम था कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में जो सभी कम्युनिटीज हैं उनको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे लेकर आना, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर आना, किसी के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब करना। तो अलग अलग कास्ट, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को हम एक लेवल पे लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया, एसटी एससी ओबीसी अलग अलग, ठीक है। फिर बाद में ईडब्ल्यूएस आया, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो आया इसमें बेसिकली बोला जाता है, अब देखो दो तरीके रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन दो तरीका है का है, एक तो है वर्टिकल रिजर्वेशन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लेवल ऐसा कि जो टॉप पे है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो बॉटम पे है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो ये इस बेसिस पे रिजर्वेशन मिला, सोशल ग्रुप्स जो है एक के नीचे एक, उनके हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिला, ठीक है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये पूरी सोसाइटी है तो इसमें अलग अलग पोर्शंस को रिजर्वेशन, जैसे विमेन को कुछ मिला, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको कुछ रिजर्वेशन मिला, तो ये दो तरह के रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, नाउ इसमें ईडब्ल्यूएस आया। अब देखो ईडब्ल्यू जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये यहाँ पे पहला कहना है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक इशू जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथ है कि इंदिरा साहनी केस 1992 का एक इंदिरा साहनी केस है, वो बोलता है कि भाई इकोनॉमिक बेसिस पे आप रिजर्वेशन नहीं दोगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप इकोनॉमिक बेसिस पे ही रिजर्वेशन दे रहे हो। दूसरी चीज, इंदिरा साहनी केस ने बोला कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो रहा है। तीसरी चीज कि जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो एससी एसटी ओबीसी को मिला वो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन था, वर्टिकल रिजर्वेशन था, यानी कि सोशल, पूरे सोशल ग्रुप को एक रिजर्वेशन मिला। लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस क्या है, एक वर्टिकल रिजर्वेशन जैसा ही है, लेकिन क्या इसमें कोई सोशल ग्रुप इन्वॉल्व है, नहीं, इसमें एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना अर्न करता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे एससी, कोई एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसके फादर भी एससी से थे, उसके मदर भी एससी से, और आगे जो बच्चे होंगे वो भी एससी कम्युनिटी से होंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है, अगर अभी कोई फैमिली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती है, हो सकता है उसके जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन हो, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं है, तो ये सोशल ग्रुप एक सोशल ग्रुप बन ही नहीं रहा। तो ये वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, ये भी एक इशू है। तीसरी चीज ये, चौथी चीज ये कि यहाँ पे अब दो तरीके होते हैं रिजर्वेशन देने के। पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे अगर ये वर्टिकल बेसिस पे जा रहे हो तो जनरल के बाद आप ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दे दो, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो जनरल का कट ऑफ है, उसके जस्ट बाद आप ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ले आओ। अगर आप ऐसा करते हो तो उसमें क्या होगा, उसमें ईडब्ल्यूएस को ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और जनरल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि आप इनको फिर सबसे नीचे ही लेकर आओ, एससी एसटी से भी नीचे लेकर आओ, ये कहना है फिर ऑथर का, ठीक है। तो बेसिकली इनका कुल मिला के ये कहना है कि अभी करंट जो हमारी इनकम लिमिट है वो भी हमने कैसे डिसाइड करी हमको नहीं पता है, ठीक है, और ये भी चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। इसीलिए सही यही रहेगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कैसे रिजर्वेशन देने वाले हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशरी आगे से आके इंटरफेयर करे। ओके, तो बस इतना ही आर्टिकल था।
और आज के जो एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए उसका ध्यान दे दो। जो कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका आंसर आपको कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आज की मैपिंग एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। ये देखो, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला सेक्शन है। इसमें आपको बताना है कि इस सेक्शन में आपको कौन कौन सी स्टेट्स मिल रही हैं, और दूसरा कौन कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है। एटलस खोल के जरूर देखना, एंड आई एम बेटिंग यू, आई एम गारंटिंग यू कि आपको इस एक्सरसाइज से काफी फायदा मिलने वाला है प्रीलिम्स में। ओके, आगे बात करते हैं। ये है हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सी फेमस प्लेस कौन सी रिवर पे आती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है आप सभी के लिए सी सैट का लेकर, ये पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, watermelon cost ₹5, X spends 38 on these fruits, the number of pineapples purchased is। तो यहाँ पे सी सैट की भी कोशिश करो, क्योंकि सी सैट जो है वो ले डूबता है लोगों को। ठीक है, जो जीएस में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं सी सैट में डूब जाते हैं, तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। सी सैट की भी तैयारी रखनी है। तीनों के आंसर्स मैं एक्सपेक्ट करूंगी हमारे कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो अपने अपने आंसर्स, एंड अपनी परफॉर्मेंस चेक करो कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो। अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ, और जो क्वेश्चंस पूछे ना उसका कमेंट जरूर करना। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।